Yeah, good afternoon. I hope you can see the screen and you can hear me as well, right? Hello, can you see the screen and can you hear me? Okay, good afternoon. So, okay. So, can you just help me with the homework which was given to you in the last class? आपका homework क्या था? Exercise 1 from 28 to 43. Okay. Okay, 28 से 43 तक था. Fine. किसी को कोई डाउट है उसमें? Exercise 1, 28 to 43. कोई डाउट है? तो भावेश says 28, Aditya says 29. Okay. The ONO bond angle is maximum n. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है. The ONO bond angle is maximum n, है ना? तो किस पैरामीटर्स के बेसिस पे डिसाइड करोगे ONO बॉन्ड? देखते हैं. HNO3 ये है ना? एक सेकंड, 5 होते हैं ना, तो दो इधर दिया, 4 8 5. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, राइट एवरीबॉडी? NO2 माइनस, सॉरी NO2 प्लस, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है. HNO2 इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. एंड NO2 में एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा. मतलब इट विल बी, इसको बोल सकते हैं बिटवीन sp2 एंड sp. तो इसके केस में तुम बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसके केस में होना चाहिए? sp में ना. 180 डिग्री होता है यहाँ पर बॉन्ड एंगल. नेक्स्ट, (29) which is the correct statement for N3 minus ion? देखो N3 minus ion को बोलते हैं अजाइड आयन. तो अजाइड आयन क्या होगा इसमें? N N N. कुछ इस तरह का सिस्टम तो रहेगा ना. N N N नाइट्रोजन के 3 बतला सकते हो कि बॉन्ड हो. तो अब इसके तुम्हें क्या करना होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा. सी, यहाँ पर इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड तो बना लिया है ना. एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है? यहाँ नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिया तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है? और इसके ऊपर हम माइनस चार्ज लगा देंगे, तो ये अजाइड आयन हो गया. ये समझ में आया एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है कैसे हमने बनाया इसको? इज दैट क्लियर और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. जैसे ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बना सकता था, तो इसको एक कोऑर्डिनेट दे दिया और माइनस चार्ज अकोमोडेट करना था, तो यहाँ पर एक माइनस चार्ज अकोमोडेट कर दिया क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, ध्रुवील को नहीं समझ में आया. देखो ध्रुवील क्या कर रहे हैं हम लोग, जो सेंट्रल वाला नाइट्रोजन चूज करोगे, नहीं ये लर्न करने नहीं होते, रटने नहीं होते हैं, आपको बनाना होंगे. तो ये इसने 2 बॉन्ड बनाए, इसने यहाँ बॉन्ड बना दिए, तो 3, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो इसने कोऑर्डिनेट बना दी. तो इसको 3 मिलने चाहिए, 3 मिल गए इसको, बट इसको 2 ही मिले, तो एक माइनस इसके ऊपर आएगा ना. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. इज दैट क्लियर? तो अब पूछा है 29 में कि विच इज द करेक्ट. तो ये बेंड तो है नहीं, तो लीनियर है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया. बॉन्ड एंगल इज लेस देन 180, ऐसा तो है नहीं, बॉन्ड एंगल तो 180 के आसपास होगा, तो ये भी गलत है. सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वैसा भी नहीं, sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी गलत है. और नन ऑफ दीज जो है वो सही हो जाएगा 29.
ठीक है, आंसर क्लियर है। नेक्स्ट, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी 5 इलेक्ट्रॉन बनाना है क्या सोनाली तुम्हें? एक ट्रिपल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाना है। नहीं होगा ऐसा, नॉर्मल नहीं होता ऐसा ऐसा ऐसा। और ये तो ऐसा एलिमेंट होना भी तो चाहिए जो कि कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन रखता हो। और एक्चुअली पाई बॉन्ड्स के केस में क्या है, देखो पाई बॉन्ड्स के केस में क्या है, एक यहाँ पर ये बना, एक पाई ऊपर बन गया तो एक आगे पीछे बन जाएगा, पाई बॉन्ड के लिए डायरेक्शन ही नहीं बचता है ना, तो 2 से ज्यादा पाई बॉन्ड बनाना ही मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रहा है? N3 माइनस में, अरे तो ये अलग अलग लोब्स हैं, जैसे ये अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में, ये अलग डायरेक्शन में, ये अलग डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर? The atoms in which the bond is taking place, the bond is being formed, are different. Is that clear? दो एलिमेंट के बीच में ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे मान लो दो एलिमेंट है, लेट्स से E1 और E2, तो इनके बीच में हम ऐसा नहीं कर सकते कि 3 सिंगल बना दे, एक कोऑर्डिनेट बना दे, ये नहीं पॉसिबल है। बट ये क्यों नहीं पॉसिबल है? Is that clear or not? Okay, fine. Now coming to 30, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा हो? 35 35 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग इज, सबके सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डिवीजन डाइमराइज्ड स्टेट है, हाँ डाइमराइज्ड। नहीं नहीं, डाइमराइज्ड स्टेट में नहीं होगा। जैसे देखो क्या है, जो B2H6 होता है, B2H6, B2H6 में एक्चुअली में एक बॉन्ड होता है और एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप होता है। इज दैट क्लियर? इन B2H6 there is one permanent bond and one transiting bond. Is that clear everyone? तो B2H6 पॉलीमर क्यों होगा? BeH2 पॉलीमर होता है ना, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है ही ना। These are electron deficient center, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये अभी भी इलेक्ट्रोफाइल है। बाकी केसेस में जैसे तुम I2Cl6 भी लेते हो, जैसे A है, दिस इज ICl3 राइट, तो I2Cl6 भी लेते हो, इवन इन दैट केस आयोडीन के पास यहाँ पे तो 2 लोन पेयर बच जाएंगे, 1 2 3 7 होते हैं, तो इसके तो 2 लोन पेयर बचेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी हो सकता है। बाकी तुम बात करोगे किसकी, Al2Cl6 की, तो Al2Cl6 में तो पता ही है हमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है ना यहाँ पे, तो आंसर इसका ये होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ। 37 34 कॉपर, अच्छा ये क्वेश्चन करने नहीं बोला था मैंने, एक्सक्लूडिंग 34 बोला था, ये दिया ही नहीं था मैंने। नेक्स्ट बताइए। It was not given in the homework, it was not homework. नेक्स्ट, नेक्स्ट किसने पूछा था? नेक्स्ट जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट मत करो। 37 37 the species which does not contain an odd number of valence electron is diamagnetic. डायमैग्नेटिक समझते हो? डायमैग्नेटिक जिसके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन होगा। एमओटी अभी नहीं किया है हमने, तो रुक जाओ, इसको 37 के लिए वेट। O2 इज पैरामैग्नेटिक, ये हम लोग करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से।
ये कर पाओगे एमओटी के बाद, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट हो गया सारा? Everybody done or not? Should we start with the topic now? Fine. So fine, let us start. See, हमने last class में क्या पढ़ा था? We started with dipole moment, I believe, right? हाँ ध्रुविल, बोलो क्या डाउट है? वो 3C4E कैसे पूछते हैं? मतलब क्या पूछना चाह रहे हो तुम? तुम्हें क्वेश्चन देखा ना कैसे आ रहे हैं? I am unable to understand what you're trying to ask. अरे यार पूछना क्या चाह रहे हो तुम? How to identify 3C4E bond? अरे जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है वहां पे 3C4E है, जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वहां 3C2E है। या फिर कोई मोनोवैलेंट जिसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आएगा तो 3C2 ही बनाएगा। जैसे CH3 रेडिकल आएगा तो 3C2 ही बनाएगा। हाइड्रोजन 3C2 ही बनाएगा। क्लोरीन आएगा जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो 3C4 ही बनाएगा। वन एग्जाम्पल किसका? अरे जैसे B2H6 है तो यहाँ पे BH3 है ये, और यहाँ पे ये BH3 है। तो अब ये हाइड्रोजन जो है, दिस हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, दिस हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, तो ये 3C2 ही बनाएगा। अब जैसे तुम्हारे पास AlCl3 है तो एल्युमिनियम के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस शेल में, तो ये 3C4 ही बनाएगा। इनफैक्ट CH3 रेडिकल भी 3C2 ही बनाएगा। कैन यू प्रोसीड नाउ? Okay. See, let us come back to the topic that we initially took in the last class. Our topic is dipole moment. तो हमने बहुत सारे केसेस में डाइपोल मोमेंट देखा था, राइट? तो देखो नॉर्मली होता क्या है, जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो लोन पेयर, जिनके पास जीरो लोन पेयर हो, एंड ऑल आइडेंटिकल बॉन्ड पेयर्स, and all identical bond pairs will have zero net dipole moment. ये बात समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा? What I was trying to say is that कि जैसे मान लो सारे बॉन्ड पेयर सेम है, सारे बॉन्ड पेयर सेम है तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। तो सारे जब बॉन्ड पेयर सेम है तो उस केस में डाइपोल मोमेंट कैंसिल ही हो जाएगा। जैसे तुम बात करो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब ही क्या है, कैंसिल करेगा एक दूसरे को। एक्चुअली BeCl2 की जैसे बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट BeCl2, तो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाता है, राइट? सिमिलरली यू कैन टॉक ऑफ BeCl3, सिमिलरली CH4, ECl5, ठीक है, SF6, ये सबके सब सिमेट्रिकल हैं। तो जब भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो जिसमें सारे बॉन्ड पेयर आइडेंटिकल हो तो उस केस में डाइपोल मोमेंट तुम्हारा जीरो ही आएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी कैन वी प्रोसीड? तो जब भी तुम्हारे पास कुछ इस तरह का दे दे, CH4, CCl4, ठीक है, लेट्स से कुछ भी हो, PCl5, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट म्यू नेट विल बी जीरो ऑलवेज। राइट इट डाउन। Everybody, is that clear or not?
Then write it down. Okay. Now let us talk about applications of dipole moment. अरे मैं ये बोलना चाह रहा था सिद्धेश, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था ना कि इस तरह के जो मॉलिक्यूल हैं जैसे PCl5 है, ठीक है, ये ऑलवेज सारे डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देते हैं अपने। तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होने का मतलब है कि वो सारे मोमेंट्स कैंसिल होंगे, राइट। सिमेट्रिक का मतलब क्या समझते हो कि हर तरह से वो सेम ही है। तो जो भी सिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन वाला मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है जिसमें सारे बॉन्ड पेयर सेम है और एक भी लोन पेयर नहीं है, उनके केस में डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। सी, दी वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू मतलब समझ में आ रहा है? वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि if there is a polar bond, if there is a polar bond in a molecule but net dipole moment is zero, then it must be symmetrical. Is that clear or not? एवरीबॉडी, ये बात भी तो सही है ना। मान लो जैसे तुम्हारे पास BCl3 की बात कर लेते हैं। BCl3 में क्या होता है बताओ? BCl3 में तो पोलर बॉन्ड है ना BCl, फिर भी ओवरऑल यदि डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। ओके, so let us see applications of C6H5Cl. We'll talk about it. रुक जाओ अभी। Applications of dipole moment. तो let us start with the applications. इसके यूज क्या हैं? देखो डाइपोल मोमेंट, अरे PDF इंपोर्ट होता नहीं है, प्लीज ट्राई एंड राइटिंग इट। और तुम्हें लिखने में दिक्कत होती है तो तुम वीडियो जो आता है ना थर्व, एक्चुअली वीडियो जो आता है ग्रुप पे उससे लिख लेना फिर। इफ यू आर अनेबल टू राइट देन यू कैन यूज दैट वीडियो टू राइट इट। नहीं, स्क्रीनशॉट अभी नहीं निकाल पाते हो तो वीडियो आता है ना, उसको तुम उस पे देख लेना, उससे स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके फाइन, लेट अस टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशंस क्या क्या है, यूजेस क्या है डाइपोल मोमेंट के? इफ द नेट डाइपोल मोमेंट, यदि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, यदि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा एवरीबॉडी बताओ? then the molecule will be then the molecule will be non-polar. Is that clear? Will be non-polar and it will not be soluble in water. ये समझ में आ रहा है? It will not be soluble in water. पानी में कौन घुलता है? अच्छा ये बताओ, ये वाला फॉन्ट ज्यादा सही है ऊपर वाला या ये मोटा वाला? विच वन इज बेटर? एवरीबॉडी ओके फाइन, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है। और पानी में नहीं घुलेगा। एंड इफ द नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है,
if the net dipole moment is not equal to 0, then the molecule will be polar and soluble in water. ठीक है, I'll switch to white screen. Everybody white ज्यादा अच्छी दिखती है या black? अरे white या black? ज्यादा लोग तो black ही बोल रहे हैं. Okay, written or not? ये लिख लिया सबने? जैसे तुम देखो, लेट्स से टॉक अबाउट मीथेन. ये पानी में नहीं घुलता है, इनसॉल्युबल इन वाटर. व्हाट इज द रीजन? एवरीबॉडी, व्हाट इज द रीजन? मीथेन पानी में क्यों नहीं घुलता है? बिकॉज इट इज नॉन पोलर. बट HCl जो होगा, NaCl जो होगा, ये सब पोलर हैं, तो ये पानी में घुलेंगे ना. दे विल बी soluble in water. Okay, written everyone? Written everyone or not? Fine. How to recognize whether the molecule is soluble or not? अरे मॉलिक्यूल यदि तुम्हारा पोलर है तो soluble होगा. सी, यदि पोलर मॉलिक्यूल है, यानी कि तुम्हारे केस में म्यू नेट 0 आता है. म्यू नेट 0 आता है, इसका मतलब क्या समझते हो? एवरीबॉडी, म्यू नेट 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है बताओ? पोलर है ना. अरे म्यू नेट 0 मतलब नॉन पोलर या पोलर. म्यू नेट 0 यानी नॉन पोलर, और नॉन पोलर मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर. ऐसे ही देखते हैं. जैसे देख लो क्या है. तुम सोचो कि तुम्हारे पास HCl है, ठीक है, और NaCl है. तो NaCl ज्यादा पोलर है और HCl कम पोलर है, तो NaCl ज्यादा घुलेगा. लाइकवाइज, तो दे आर soluble इन वाटर. लाइकवाइज तुम बात कर सकते हो SO3, या फिर कुछ भी बात कर लो, लेट से किसकी, CH4 की बात कर लो. तो ये नॉन पोलर है, तो इनसॉल्युबल इन वाटर होगा. Written everyone? ओके, ठीक है, फाइन. अब हम आगे बढ़ते हैं. ब्लैक स्क्रीन प्लीज. अरे तुम लोग गजब नाटक करते हो. कुछ लोग व्हाइट, कुछ लोग ब्लैक, कुछ लोग बोलते हैं पतला लिखो, कुछ लोग बोलते हैं मोटा लिखो. Written everyone? Everyone written? Okay. Fine. So now let us talk about comparison of dipole moment. Comparison of dipole moment. देखो, तुम्हें पता है ना कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. तो अब जैसे पहला केस तुम्हें दिया जा रहा है, लेट से पहला केस मैं तुम्हें दे रहा हूं. दिस इज NH3 एंड दिस इज NF3. NH3 और NF3 हो गया, लोन पेयर है इसका. तो अब बताओ, ये डायरेक्शन तो डाइपोल का इस तरफ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, लोन पेयर की तरफ, और हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो तुम्हें नहीं लगता है यहाँ पे ऑल द वेक्टर्स
all the vectors are along one direction. यहाँ सारे वेक्टर्स एक डायरेक्शन में है, so they will be added, right? बट यहाँ देखो, यहाँ तो उल्टा है ना, ये लोन पेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शंस. तो पता है डाइपोल मोमेंट क्या है, तो पोलैरिटी पता है किसकी ज्यादा होती है, पोलैरिटी NH3 की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू NF3. और ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी बोलोगे ना, पानी में कौन ज्यादा घुलता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी NH3 की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू NF3. इज दैट क्लियर? तुम बात करो सॉल्युबिलिटी इन वाटर की, तो वो भी NH3 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू NF3, क्योंकि ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल ज्यादा घुलेगा पानी में, और जो कम पोलर है वो कम घुलेगा. हाउ कैन वी से अबाउट पोलैरिटी, क्योंकि उसका ज्यादा डाइपोल मोमेंट है, तो ज्यादा, अरे डाइपोल मोमेंट μ1 जो इसका लेट से डिफाइन करते हैं μ1, और इसका डिफाइन करते हैं μ2, so μ1 is greater than μ2, so that is why it is more polar. The one which has greater dipole moment will be more polar. Written everyone? This is, let's say, the first case that we took, A. Can I scroll down? So let us, Siddesh is saying no. Okay, write down Siddesh. और नीचे कुछ भी नहीं है. Can I scroll down now? Okay. So let us take up next case. Let us talk about, let's say, H2O and F2O. अब बताओ, H2O कुछ इस तरह का है और F2O कुछ इस तरह का है. तो बताओ किसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, 1 है और ये 2 है. देखो यहाँ पर एक डायरेक्शन में डाइपोल चले गए, देखो ये सारे एक डायरेक्शन में है, राइट? तो यहाँ पे क्या है, मोमेंट्स आर एडेड, यहाँ पे मोमेंट्स आर एडेड, और यहाँ देखो अपोजिट है, तो यहाँ क्या होगा, मोमेंट्स आर सबट्रैक्टेड. तो पोलैरिटी किसकी ज्यादा है, पोलैरिटी H2O की ज्यादा है, 1 की ज्यादा है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो है यहाँ पे 1 की ज्यादा है 2 से. Written everyone? Okay. Fine. Okay, let us talk about few other cases.
Like let us talk about this case. See, ये है, this is para dichlorobenzene. एक मिनट, दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। पोलैरिटी भी 1 की ज्यादा होगी, तो 1 तो पोलैरिटी 1 की ज्यादा बताई है ना मैंने, पोलैरिटी तो मैंने 1 की ज्यादा बताई है ना। चेक करो, 1 की ज्यादा बताइए। फाइन, नाउ लेट्स से दिस इज वन कंपाउंड ऑर्थो, मतलब देखो ये है पैरा वन, इसको बोल सकते हैं 1 2 3 4, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन बोल दो या फिर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बताओ। तो अब बताओ इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा या क्या होगा। तुम्हें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 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 sp2, तो ये सारे एटम जो हैं दे आर कोप्लेनर। तो हम ऐसा लिखें, यदि ये 1 है और ये 4 है, तो एटम्स 1 एंड एटम 4, लेट्स से एटम 1 एंड एटम 4 exists in the same plane. Is that clear everybody? वो सेम प्लेन में एग्जिस्ट करता है, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो अब जब डाइपोल एक तरफ इस तरह है और ये सेम प्लेन में है, तो एंड देयर डाइपोल मोमेंट्स are opposite to each other. Is that clear or not? Everybody please respond in the chat box. Atom 1 and atom 4 exist in the same plane and their dipole moments are opposite to each other. तो इसका म्यू नेट क्या होगा एवरीबॉडी, इसका म्यू नेट 0 होगा। इज दैट क्लियर? Then write it down. Okay. Done everyone? Siddesh done? Okay. Okay, next case. D. This is orthodichlorobenzene. This is meta-dichlorobenzene. And this is para-dichlorobenzene. Let's say this is 1, this is 2, this is 3. Tell me which one will have highest dipole moment. सबसे ज्यादा डाइपोल, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या है? 1 फिर 2 फिर 3, ये सबको समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, दो वेक्टर्स यदि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, राइट? तो अब दो वेक्टर्स जितने कम एंगल पे काम करते हैं, तुम्हें नहीं लगता उनका रिजल्टेंट उतना ज्यादा होगा? ये एंगल जितना कम है उतना ज्यादा रिजल्टेंट होगा, और ये एंगल जितना ज्यादा है उतना रिजल्टेंट कम होगा। यदि हम बिना मैथमेटिकली निकाले भी, तो यही है ना मतलब। इज दैट क्लियर? जैसे ये ब्लॉक रखा है, तुम एक तरफ से इधर फोर्स लगा रहे हो और एक इधर से फोर्स लगा रहे हो, तो ब्लॉक कम मरेगा, वो बढ़ेगा आगे। पर यदि तुम सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो ज्यादा बढ़ेगा ना। तो अब ये एंगल कितना है? ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 120 डिग्री है, और ये वाला एंगल जो है वो 180 डिग्री है। तो जितना ज्यादा एंगल है उतना कम होगा ना रिजल्टेंट। ऑब्वियसली मोमेंट्स इस डायरेक्शन में ही है हर तरफ, ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा आंसर? 1 सबसे ज्यादा, फिर 2 फिर 3। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, राइट इट डाउन।
ओके ओके, देखो अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। क्वेश्चन है एक्चुअली, इफ द डाइपोल मोमेंट of this compound is 1.5 d, then calculate the value of dipole moment for this compound। क्या आएगा आंसर एवरीबॉडी? आंसर 1.5 डी ही आएगा। ये सबको समझ में आया? ट्राई करो सॉल्व करने का। अच्छा ये बताओ, ये दोनों मोमेंट्स तो कैंसिल करेंगे ना एक दूसरे को 180 डिग्री पे, तो अब ये तो हम भूल जाते हैं इनको, ये दोनों मोमेंट्स तो कैंसिल करेंगे, तो इनको हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब ये मोमेंट एक तो इस डायरेक्शन में रहेगा और एक इस डायरेक्शन में रहेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो अब दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल जो है वो 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या आता है बताओ? सेम आता है ना, तो इसका 1.5 ही होगा ना। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, कैन आई स्क्रॉल डाउन? हैव यू रिटन दिस? रिजल्टेंट सेम क्यों सिद्धेश? वेरी गुड। देखो एक फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का। जैसे रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मतलब ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, इनके बीच का एंगल यदि थीटा है तो इसको हम रिजल्टेंट के लिए यूज करते हैं। तो फॉर्मूला लगा दो, पुट सब्स्टिट्यूट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 नहीं, जस्ट पुट थीटा इज इक्वल टू 120। डन। Okay, I'll give you another question similar to the previous one. If the value of dipole moment for this compound is 1.5 d, then calculate the value of dipole moment for this compound, and this is the compound. Yeah, इसके लिए बताओ क्या हो? वन पॉइंट फाइव रूट थ्री डी। ओके, बाकी लोग? वन पॉइंट फाइव रूट थ्री डी, सबका आ गया आंसर? एवरीडे इज दैट क्लियर? देखो ये तो कैंसिल कर देगा इसको, तो इनको हटा दो, तो तुम्हें बेसिकली इनके लिए निकालना होगा।
ठीक है, बेसिकली तुम्हें इसके लिए निकालना है एंड नथिंग एल्स। ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, सो योर आंसर वुड बी mu net will be root 3 times 1.5d. Okay, next question है, compare the values of dipole moment for A and B. ध्रुविल नहीं समझा? ओके, देखो ध्रुविल, ये तुम्हें समझ में आ रही है बात की ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं तो इनको हम हटा सकते हैं। तो अब म्यू नेट निकालो, क्या आएगा? 1.5 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.5 स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये निकालो कितना आता है। देख, cos 60 क्या होता है? ध्रुविल, टेल मी व्हाट इज cos 60? 1/2, तो तुम्हें मिल जाएगा रूट 3 इंटू 1.5। ध्रुविल, इज दैट क्लियर? ओके, क्वेश्चन है कंपेयर द वैल्यूज ऑफ डाइपोल मोमेंट फॉर ए एंड बी। लेट मी ड्रॉ ए एंड बी फॉर यू। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब बताओ, इसके पास दो लोन पेयर हैं ऑब्वियसली, और इसके पास भी दो लोन पेयर हैं। किसका बड़ा होगा, ए का या बी का? देखो, डाइपोल मोमेंट बी का ज्यादा होगा। व्हाट इज द रीजन? This atom is sp3 hybridized, this atom is sp3 hybridized, and this is simply unhybridized. कोई दिक्कत है? ये हो गया unhybridized। ठीक है रेडी, दिस इज unhybridized, दिस इज अगेन unhybridized, और ये वाला जो एटम है दिस इज sp3 hybridized। तो ये atoms, do you think they will lie in the same plane? Let's say this is the bond and this is the bond, do you think it will lie in the same plane? These bonds, the OH bonds, do not lie in the same plane। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? So they can't cancel each other। they cannot cancel each other। write it down first, इसको लिखिए आप लोग। पहले इसको ड्रॉ करो ध्रुविल, आई अंडरस्टूड, तुम्हें समझ में नहीं आया, आई अंडरस्टैंड। फर्स्ट यू राइट इट डाउन, डोंट वरी। सिद्धेश, तुम्हें समझ में आया? सिद्धेश, इज दैट क्लियर? ओके, बट वेक्टर्स कैन कैंसिल इन द 3D। तुमने जो फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा है वो तुमने 2D में पढ़ा है, 3D में पढ़ा है, ये बताओ एवरीबॉडी। जो तुमने फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा है 2D में पढ़ा है, 3D में पढ़ा है? इनिशियली वेक्टर 2D में पढ़ा है, ठीक है, फिर 3D। तो यहाँ पे 3D में तो सभी लगेंगे ना जब एक इनका लाइन ऑफ एक्शन एक होगा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर?
Okay, have you drawn this? Okay. ओके, तो यहाँ समझने की बात क्या है, यहाँ समझने की बात ये है कि दे डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन. सी, यदि तुम इसको समझने की कोशिश करो कि एक सेकंड, जस्ट लेट मी शो यू एन इमेज. ओके, कैन यू सी दिस इमेज नाउ? Okay. So in this image, let us try to understand this thing. Like यहाँ पे देखो sp हाइब्रिडाइजेशन जो है ऑक्सीजन का. आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ बेटर इमेज वेयर आई कैन शो थिंग्स इन अ बेटर वे. नॉट मिल नहीं रहा. फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें नहीं उतना अच्छा तो नहीं दिखा रहा है. देखो OH बॉन्ड ऊपर और नीचे आएगा, we can decide that, but basically what you need to understand is that the hybridization of oxygen atom is sp3. Is that clear? What you need to understand is that hybridization of the oxygen atom was sp3. So if you have sp3 atom, then it will go outside the plane. Is that clear? Let me help you with the simple example. If you are getting a sp3 hybrid atom, then it will go out of the plane. जैसे मान लो तुम्हारे पास ये कंपाउंड है CH2, let's say this is CH2, this is CH2, CH3. ठीक है, अब ये जो बॉन्ड्स हैं, देखो ये जो बॉन्ड्स हैं, लेट्स से दिस इज, ये तो प्लेन में आ रहा है ना एवरीबॉडी. ये एटम लेट्स से ये सारे प्लेन में आएंगे या नहीं आएंगे बताओ? ये एक ट्रायगोनल पिरामिडल यहाँ बना दिया, इसने भी एक ट्रायगोनल पिरामिडल बनाया, बट ये जो है CH2 है, ये तो प्लेन के ऊपर चला जाएगा. sp3 है ना ये समझ में आ रहा है? इसको 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो ये इट विल गो आउट ऑफ द प्लेन, इट विल गो आउट ऑफ द प्लेन. ठीक है, और ये फिर ये दोनों प्लेन में रहेंगे, ये दोनों प्लेन में है, सेम प्लेन में. ये गया आउट ऑफ प्लेन, ये फिर आ गया सेम प्लेन में, फिर ये गया ना आउट ऑफ प्लेन. तो अब इन दोनों के डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो सकते हैं क्या? एवरीबॉडी, इनके डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना. तो अब जो तुम्हारा कंपाउंड है, अब जो तुम्हारा कंपाउंड है ये, तो ये sp3 है, तो ये इस प्लेन में थोड़ी होगा, ये इसके प्लेन में नहीं होगा ना ये ऑक्सीजन एटम, और ये भी sp3 है. ठीक है, sp2 sp रहते हैं प्लेन में, बाकी प्लेन के बाहर चले जाते हैं, तो इसलिए दे विल नॉट कैंसिल ईच अदर. Is that clear? So that is why the molecule will have net dipole moment. In OH molecule, the direction of dipole will be towards oxygen because oxygen is more electronegative. In OH molecule, the direction of dipole will be along oxygen atom because oxygen is more electronegative. हाँ, sp3 out of plane होता है. Is that clear, everybody? Can we move now? Fine. I'll give you another question. See,
जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन है, कंपेयर डाइपोल मोमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला है CH3Cl, दूसरा है CH2Cl2, then CHCl3 and then CCl4. This is A, B, C and D. Compare the dipole moments. Everybody, can you try this now? Okay, A is greater than, आंसर इसका है A, फिर ये सबसे कम होता है। ये समझ में आ रहा है? देखो, जब सारे मोमेंट्स एक जैसे हैं तो इसके केस में तो कैंसिल कर देंगे ना ये, तो ये तो म्यू नेट 0 होगा, राइट? ये तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसमें तो म्यू नेट 0 होना चाहिए, क्योंकि ये कैंसिल करते हैं एक दूसरे को। अब देखो CH3Cl है तुम्हारे पास, सपोज CH3Cl, तो यहाँ पे CH3Cl में क्या होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब ये इसकी तरफ खींच गया, तो यहाँ पर तो मोमेंट कैंसिल ऐड होने लगे ना एवरीबॉडी। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मोमेंट्स ऐड हो रहे हैं। अब दूसरे वाले में देखो, अब CHClCl, तो आप देखो यहाँ पर मोमेंट सब्ट्रैक्ट होने लगेंगे क्या? ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो ये तीनों ऐड हो रहे हैं और ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है। फिर देखो, जैसे जैसे तुमने Cl वाले बॉन्ड बढ़ाते गए तो सब्ट्रैक्ट करने वाले बढ़ते गए, और फाइनली इस केस में तो 0 हो जाएगा ना। तो ये समझ में आ रहा है? इसमें सारे एक डायरेक्शन में आ जाएंगे और इसमें से कैंसिल होने लगेंगे। तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, या फिर ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी बोल दो, ये होगा CH3Cl, फिर CH2Cl2, फिर CHCl3 और सबसे कम होगा CCl4 में। ठीक है? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? B एंड C केस, अरे इसमें कैंसिल हो रहा है ना, Cl कैंसिल करने वाला आ जा रहा है, तो जैसे जैसे C बढ़ता जाएगा क्लोरीन, तो कैंसिल करने वाले ग्रुप्स बढ़ जाएंगे, और जब एक तीन एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो सारे ऐड हो रहे हैं। तो एक जनरल केस क्या बन रहा है कि जैसे जैसे क्लोरीन आइटम बढ़ते जा रहे हैं, डाइपोल मोमेंट कम होता जा रहा है, और जब सारे आ जाएंगे तो 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीवन? ओके, अच्छा ये तो बता ही सकते हो ना, कंपेयर डाइपोल मोमेंट्स, ये तो आसान है। HF, HCl, HBr, HI, क्या होगा बताओ? 1 2 3 4, सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम किसका? ये तो समझ में आ ही रहा होगा। ओके, फाइन, सो लेट अस ट्राई अ सिंपल क्वेश्चन नाउ। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। फॉर HCl मॉलिक्यूल, the value of observed dipole moment is 1.03 D and bond length is equal to 1.275 angstrom.
calculate its percentage ionic character, ठीक है, if 1 dB, it's dB, जो भी तो याद होगा ना तुम्हें, it's 3.34 into 10 raised to power of minus 30 coulomb meter. Fine everybody? देखो इसको करेंगे कैसे, देखो ऐसा समझते हैं इसको, assuming 100% आयनिक कैरेक्टर, हम ऐसा मानते हैं कि आयनिक कैरेक्टर 100% होगा, राइट? ठीक है एवरीबॉडी, अज्यूम करते हैं कि देयर इज 100% आयनिक कैरेक्टर। तो अब इस केस में H है और ये Cl है, इस केस में H है तो इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस ई और इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस ई, ये समझ में आ रहा है? यानी हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और दिस विल बी ऑन हाइड्रोजन। और क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, चार्ज ऑन क्लोरीन क्या आएगा एवरीबॉडी, ये आएगा माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये जैसे प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है, तो ये हो जाएगा माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हम मानते हैं 100% एज्यूमिंग करते हैं, तो अब बताओ उस केस में म्यू डाइपोल मोमेंट 100% आयनिक के लिए क्या आएगा? 100% आयनिक के लिए चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और डिस्टेंस क्या है एवरीबॉडी, डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, 1.275 into 10 की पावर minus 10. So this is 1.6 into 1.275 into 10 की पावर minus 29 coulomb meter. Is that clear? Everybody, is that clear or not? Okay. So write it down. This is 2.04 into 10 की पावर minus 19. अब देखो म्यू ऑब्जर्व्ड क्या दे रखा है, म्यू ऑब्जर्व्ड क्या दे रखा है क्वेश्चन में, म्यू ऑब्जर्व्ड क्या दे रखा है अपने, म्यू ऑब्जर्व्ड दे रखा है 1.03 डी, यानी 1.03 इंटू 3.34 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम मीटर, सॉरी माइनस 30 कूलम मीटर। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 3.44 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलम मीटर, यानी 0.344 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम मीटर। आई होप इट इज क्लियर, राइट? क्वेश्चन सबने लिख लिया था ना एवरीबॉडी? Everybody, is that clear? Okay. So in this case, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा बताओ, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे? म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? अरे कुछ तो बोलो। ठीक है, तो यही आ जाएगा तुम्हारा आंसर, अप्रोक्सीमेटली 17%।
पहले राइट इट डाउन ध्रुवील। रिटर्न ध्रुवील। म्यू कैलकुलेटेड एक्चुअली में म्यू 100% है। देखो मान लो ये 100% आयनिक बॉन्ड है, जैसे मान लो 100% आयनिक बॉन्ड होता तो ये H प्लस होता और ये Cl माइनस होता। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यदि ये 100% आयनिक बॉन्ड होता तो ये H प्लस होता और ये Cl माइनस होता, यानी इसके ऊपर चार्ज प्लस ही आता और इसके ऊपर चार्ज माइनस ही आता। इज दैट क्लियर और नॉट? कुछ तो बोलो सब लोग। ओके तो एक प्लस ही और दूसरा माइनस ही, फाइन। तो उस केस में 100% आयनिक बॉन्ड में हैनी स्मिथ इक्वेशन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए होगा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ दिया है यहाँ पे? You have to calculate on the basis of electronegativities in case of Haney-Smith equation. Is that clear, Prathamesh? यहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी दिया है। फाइन, सो कैन वी प्रोसीड नाउ? तो अब देखो 100% आयनिक या म्यू कैलकुलेटेड जो है वो हमने ऐसे निकाल दिया। म्यू एब्जॉर्ब तो दिया ही है, तो 1d होता है 1। एवरीबॉडी कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है क्या? कैन यू हियर मी क्लियरली? अरे यार कितना भारी आवाज है। फाइन, बड़ी आवाज में मतलब क्या चिल्लाऊं? कितनी सुरीली आवाज है मेरी। फाइन, सो कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ। अरे डिवाइस का ऑडियो मैक्सिमम है भाई, इट इज ऑन द मैक्सिमम ऑडियो, आई कांट मेक इट लाउडर। फाइन, सी नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, लाइक म्यू 100% आयनिक, तो म्यू 100% आयनिक जो है ना वो हमने 100% चार्ज मान लिया, ठीक है। और उसके बाद ये वैल्यू आया, म्यू ऑब्जर्व दिया था तो रेशियो ले लिया। 100% आयनिक में इतना आता तो उससे कम ही आएगा ना एवरीबॉडी। ये बात समझ में आ रहा है? 100% आयनिक बॉन्ड में इतना आ रहा है तो उससे तो कम ही आएगा ना ऑब्जर्व, क्योंकि 100% आयनिक तो नहीं होता HCl। तो जो रेशियो होगा वही होगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का। इज दैट क्लियर? ऑब्जर्व दिया था क्वेश्चन में, ध्रुवील कैलकुलेट नहीं किया हमने। अरे क्वेश्चन में दिया है, मैंने थोड़ी कैलकुलेट किया है। दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन। कैन यू ट्राई क्वेश्चन 9 and 10 on इंटेक्स एक्सरसाइज 7? एवरीबॉडी कैन यू ट्राई क्वेश्चन 9 and 10 on इंटेक्स एक्सरसाइज 7? Then try it right now. Page number it's 4.20. Question number 9 and 10. Question 9 and 10. Question 9 and 10 मिल गया सबको?
सी ऑप्शन। ओके, सबका आ गया आंसर। कैसे किया सिद्धेश, वो तो तुम्हें अभी करना है ना डिसाइड। क्वेश्चन 9 में द आयनिक चार्ज E is 4.8 into 10 raised to power of minus 10 ESU। ओके, ESU दिया है। See, do you know what is ESU? It is called electrostatic unit। ESU is called electrostatic unit। ठीक है, तो एक सेकंड, ESU का तुम्हें मैं डायरेक्टली उसमें कन्वर्जन देता हूँ। See, one ESU electrostatic unit is 2.998 into 10 raised to the power of minus 10 coulomb। sorry 10 raised to the power of 9 coulomb। एक मिनट, इसका ESU जो है ना, एक सेकंड रुक जाना है ना। See, actually में this is 1 coulomb is equal to 2.998 into 10 raised to the power of 9 coulomb। sorry, ESU। तो अब देख लो क्या है। तो 1 ESU is how much coulomb? 1 ESU is 1 by 2.998 into 10 raised to the power of 9 coulomb। ठीक है, वैसे ESU कम ही यूज होता है। ESU में क्वेश्चन दिया है इन्होंने, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट ज्यादा यूज नहीं करते हैं वैसे। ठीक है, दिया है तो ये इसको याद कर लो। 1 कूलम इज 2.998 into 10 raised to the power of 9 ESU। so 1 ESU is how much? तो अब देखो 4.8 into 10 की पावर minus 10 into 1 divided by 2.998 into 10 की पावर 9। so this is 4.8 upon 2.998 into 10 की पावर minus 19 कूलम। ये कितना आता है? 1.6 into 10 की पावर minus 19 कूलम आता है क्या? एवरीडे देखो ये कितना आता है? 1.6 into 10 की पावर minus 19 कूलम। तो रिटन और नॉट एवरीबॉडी, हैव यू रिटन दिस? ये याद कर लो। वैसे ESU कम ही यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं करते ESU। क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट कूलम पुराना यूनिट है, अभी कूलम भी यूज होता है। रिटन एवरीवन? एवरीबॉडी रिटन? ओके, तो ये जो अपना चार्ज है वो आया है इतना। तो अब डाइपोल मोमेंट क्या होगा? चार्ज 10th क्वेश्चन सेम ही है। अच्छा, 1.6 into 10 की पावर minus 19 into 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर minus 10। so 1.6 into 10 की पावर minus 9 29 कूलम मीटर। तो एंड हम लोग जानते हैं कि 1 डेबी इज 3.34 into 10 की पावर minus 30 कूलम मीटर। तो अब देख लो कितना डेबी हुआ, इसको डिवाइड करो।
1.6 into 10 की पावर minus 29 अपॉन 3.34 into 10 की पावर minus 30, ये 16 into 10 की पावर minus 30 divided by 3.34 into 10 की पावर minus 30. So ये आ रहा है 4 पॉइंट कितना आ रहा है 4.18 राइट या 4.8 आ रहा है 4.8 आएगा. ठीक है 4.8 dB आएगा. तो ये जो है इसको लिख लो पहले तो, राइट इट डाउन एवरीवन. रिटन एवरीवन. नहीं समझे? क्या नहीं समझे? हाउ इट गॉट कैंसल्ड मतलब क्या कैंसिल हो गया? अरे देखो ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज अ यूनिट ऑफ चार्ज. 1 coulomb is 2.998 into 10 की पावर 9 ESU. So ESU is हाँ डायरेक्टली दे देता है वो, बट यूज करते हैं ज्यादातर कूलम भी. तो ये समझ में आया. 1 ESU is this much coulomb, right? 1 ESU is this much coulomb. तो this much ESU is this much coulomb. यहां तक किसी को दिक्कत है? अरे देखो 1 coulomb is 32.998 into 10 की पावर 9 ESU. So 1 ESU इतना कूलम हुआ, और इससे इससे हमने निकाल लिया ये, इससे हमने चार्ज निकाल लिया 1.6 into 10 की पावर minus 19 कूलम. इज दैट क्लियर? Everybody, are you clear till the point of charge? Siddesh, is that clear? सिद्धेश, अब जरा देखो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं. चार्ज इन कूलम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इन जो भी है मीटर. तो ये हमारा इतना कूलम मीटर आ गया. अब 1 dB इज दिस मच कूलम मीटर. तो कितना dB हुआ? डिवाइड कर दिया हमने. So that way we got 4.8 D. Is that clear or still you have doubt? Can we proceed everyone? Can we proceed to the next question? Okay. तो 10th क्वेश्चन भी तो वैसा ही है. If HCl molecule is completely polarized, so expected value. So completely polarized का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब completely H plus है और ये completely Cl minus है. तो उस केस में म्यू 100% आयनिक आपको दे रखा है 6.12 D. ठीक है, और म्यू ऑब्जर्व दे रखा है आपको 1.03 D. तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा एवरीबॉडी? यही आएगा ना? 17%. इज दैट क्लियर? डन एवरीवन? ओके आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? आगे बढ़े क्या? तो देखो ये हो गया डाइपोल मोमेंट, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं. तो वी हैव कंप्लीटेड डाइपोल मोमेंट. एनी डाउट इन डाइपोल मोमेंट पार्ट?
किसी को डाइपोल मोमेंट पार्ट में डाउट है? कैन यू प्रोसीड टू द अदर टॉपिक? डाइपोल मोमेंट में किसी को डाउट है तो बताओ, अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सिस ट्रांस वाला एग्जांपल करवा दो। सिस ट्रांस वाला एग्जांपल कब करवाया मैंने? क्या डाइपोल मोमेंट के लिए? डाइपोल मोमेंट वाला सिस ट्रांस का एग्जांपल? ओके। अच्छा देखो, सिंपल सा है, ब्यूट टू इन है, ब्यूट टू इन। तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? देखो बेसिकली पाई बॉन्ड होने की वजह से ना एक चीज कॉन्सेप्ट होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यदि पाई बॉन्ड आ गया तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब समझ में आ रहा है? ये घूम नहीं सकता, मतलब घूमेगा तो टूट जाएगा, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब ये घूम नहीं सकता, और जब घूमेगा तो टूट जाएगा। ठीक है? जैसे मान लो देयर इज ए इंडिविजुअल, ये किसी बंदे का सर है, ये कितने एंगल पे मैक्सिमम मुंडी घुमा सकता है? ये बताओ कितने एंगल? 180 डिग्री पे मुंडी घुमा सकते हो? 180 पे परफेक्टली नहीं घुमा सकते हो। अच्छा, 180 पे घुमाने का मतलब है भैया तुम्हारा मुंडी एकदम उल्टा चला गया। ठीक है? ज्यादा नहीं घुमा सकते हो वैसे। जॉम्बी। अब मान इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्शन है ना, ये रोटेशन हो नहीं सकता। इज दैट क्लियर? अब ये रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। अब मान लो कोई ऐसा इंसान मिला जिसका मुंडी एग्जैक्टली उल्टा है और पीठ की तरफ है, तो इसका मतलब क्या है? और इसका मतलब क्या समझेगा? You know that your let's say neck cannot rotate beyond a certain angle. तो यदि वो घूम गया इसका मतलब कुछ दूसरा है ना, that is a different creature altogether. I hope is that clear? तो उस केस में what have we learned as of now? हमें ये पता है उसने उल्टा पहना होगा क्या, टी शर्ट? अरे नहीं रे, टी शर्ट उल्टा नहीं पहना। मतलब तुम्हें पता है कि नहीं घूम सकता मुंडी, और वो घूम गया, इसका मतलब रिस्ट्रिक्टेड था रोटेशन, बट रोटेट कर गया, इसका मतलब दैट इज अ डिफरेंट कंपाउंड। इज दैट क्लियर? Everybody is that clear or not? So that is a different compound. तो इसमें ये जानते हैं कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, so the rotation is not allowed, right? यहाँ पे rotation is not allowed, यानी यहाँ पे घूम नहीं सकता। तो यदि दूसरा कंपाउंड है तो these must be different compounds. So we can say A and B must be different compounds. A and B must be different compounds, है ना? So it's a, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये है GI यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। Is that clear? Everybody is that clear? So that is why it is a GI. अब तुम्हें ये पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? ये sp2 है और ये sp3 है, राइट? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की ज्यादा है। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरफ जाएगा ना मोमेंट। एवरीडे इज दैट क्लियर और नॉट? और ये किस तरफ जाएगा? मोमेंट इस तरफ जाएगा। और ये किस तरफ जाएगा? मोमेंट इस तरफ जाएगा। तो तुम्हें नहीं लगता ये कैंसिल करने वाली चीजें हो गई? ये तो एक तरह से कैंसिल कर रहे हैं ना एक दूसरे को। बट यदि तुम इसमें देखो, ये sp2 है तो ये मोमेंट इसकी तरफ है, ये मोमेंट इसकी तरफ है, ठीक है? और ये मोमेंट इसकी तरफ है और ये मोमेंट इसकी तरफ है, तो ये मोमेंट तो एक तरह से ऐड अप हो रहे हैं ना, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा इससे। इसको बोलते हैं सिस फॉर्म, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, और इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। इज दैट क्लियर? डाइपोल मोमेंट की बात करें तो बी की ज्यादा है, हाइयर डाइपोल मोमेंट।
हायर डाइपोल मोमेंट और इसका होगा लोअर डाइपोल मोमेंट। ओके एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है? हाँ हाँ, बेंजाइल क्लोराइड मतलब क्लोरोबेंजीन करेगा परमानेंट डाइपोल। जो डाइपोल मोमेंट है वो तो परमानेंट ही होता है एवरीबॉडी। टेम्पोररी तो डाइपोल इंड्यूस होता है, ये सब परमानेंट ही है ना। ये जो सारे डाइपोल मोमेंट हैं दे आर ऑल परमानेंट। रिटन एवरीवन? रिटन और नॉट एवरीबॉडी? अच्छा बताओ, अब आगे बढ़ सकते हैं एवरीवन? अभी हमारे पास 8 मिनट है, वी आर सपोज्ड टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। व्हाट इज द टॉपिक? द टॉपिक इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, पॉपुलरली नोन एज MOT। इसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अब देखो क्या है, क्यों, अब देखो ये देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बेसिकली इसकी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? देखो, इट इज बेसिकली proposed for diatomic molecules। ये बताया जाता है किसके लिए? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, लाइक H2, O2, F2 एक्सेट्रा। Cn माइनस भी हो जाएगा डायटोमिक, CO प्लस भी हो जाएगा डायटोमिक एक्सेट्रा। इसके तरह के मॉलिक्यूल्स में हम लगाते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो नॉर्मली पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं एवरीबॉडी बताओ? पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। जैसे तुम देखोगे NO2, तो NO2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 + 8 × 2, तो ये क्या आता है बताओ? 23 ऑड नंबर है, ये पैरामैग्नेटिक है ना, पेयर हो ही नहीं सकता 23। ठीक है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अब जैसे N2O3 है तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। N2O3 में देखो 2 × 7 + 2 × 8, तो ये तो इवन आएगा ना, तो ये होता है डायमैग्नेटिक। इज दैट क्लियर? तो इवन आ रहा है तो डायमैग्नेटिक और ऑड आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक। बट दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये हो गई कि O2 में भी तो इवन आता है, बट O2 होता है पैरामैग्नेटिक। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ऐसा देखा गया कि O2 होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है नॉर्मल थ्योरी से। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो रेगुलर थ्योरीज है ना, वो यहाँ नहीं लगती थी। इसका मतलब देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस अनदर थ्योरी, एंड दिस थ्योरी पॉपुलरली इज नोन एज MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको लिख लीजिए, राइट इट डाउन। रिटन एवरीवन? नहीं, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड नहीं है, बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से हम इसको पढ़ना चालू किए थे। ये रीजन था जहां पर प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएट हो रही थी जो कि एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, एंड दैट इज व्हाई इट वाज प्रपोज्ड।
सिद्धेश सेज प्लीज रिपीट। सिद्धेश देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होता है, उनके लिए एक अलग थ्योरी की जरूरत पड़ी। क्यों थ्योरी की जरूरत पड़ी अलग? क्योंकि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नॉर्मली पैरामैग्नेटिक वो होंगे, जैसे NO2 हो गया पैरामैग्नेटिक, जिनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है तो पेयर नहीं हो सकते, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, और बाकी सारे केसेस में जैसे N2O3 N2O हो गया, इनके केस में इलेक्ट्रॉन्स जब भी ऑड होते हैं तो पैरामैग्नेटिक, इवन होता है तो डायमैग्नेटिक। बट देर आर सर्टेन केसेस लाइक वी टॉक्ड अबाउट, जैसे O2, उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद ये पैरामैग्नेटिक है। इसका मतलब कुछ ये लोगों, इसका ये समझ में आया कि जो बॉन्डिंग की थ्योरी है जो अब तक पढ़ी गई है, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में तो नहीं लगती। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होता क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एक ही बनता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होता क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है। तो इसके लिए कुछ अलग थ्योरी की जरूरत पड़ी, एंड दैट थ्योरी वाज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, और वो इसका हमें पढ़ना है कि क्या थ्योरी है, कैसे एक्सप्लेन करता है। ठीक है, written everyone or not? Everybody please respond in the chat box. Have you written what has been taught as of now? Okay, और किसी को कोई डाउट है जो पूछना चाह रहा है? Anybody, do you have any doubt in what we have learned today? Okay, so your homework is the next in-text exercise. What was the next in-text exercise? Okay, the next in-text exercise was 7. So that the in-text exercise 7 is your homework. Fine, everybody. In-text exercise 7 is your homework, and dipole moment path is also your homework. Like exercise 1, 44 to 50. In-text exercise 7 and dipole moment part. Dipole moment का कोई exception नहीं है. Dipole moment part from exercise 1. Okay, goodbye. We'll meet in the next class. I was saying dipole moment part from exercise 1 and in-text exercise 7 is your homework. ठीक है? Ayush, is that clear? Fine, we'll meet in the next class. Goodbye.